नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम जीएस और जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और आने वाला जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में पीईटी का, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न थे जीएस और जीके के वो हमने कर लिए थे। अब हम 21 से शुरू करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, इस भाग में शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 21 क्या है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल की गई है? तो दोस्तों ये किस में शामिल की गई है? राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन राज्य सूची का विषय है, यानी कि स्टेट लिस्ट का विषय है। दोस्तों जो सूचियां हैं वो किस में दी गई हैं? भारतीय संविधान में 7th शेड्यूल में या 7वीं अनुसूची में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसमें कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची की बात कर लेते हैं। राज्य सूची में इस समय आपके 66 विषय हैं। ठीक है, कितने विषय हैं? 66 नहीं है, 61 विषय हैं। पहले कितने थे? 66 विषय हुआ करते थे। समवर्ती सूची में अभी इस समय 52 हैं और पहले कितने थे? 47 थे, यानी कि बढ़ा दिए गए हैं। संघ सूची में पहले 97 हुआ करते थे, अभी बढ़ा के कितने कर दिए गए हैं? 100 विषय हैं। यानी कि 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और केवल 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सूची यानी कि राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में जो 52 विषय हैं इन पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कोई भी कानून किसी राज्य ने बनाया है और उसके बाद अगर कोई भी केंद्र सरकार कानून बनाती है तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य होगा, वो वैध माना जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार के अंतर्गत रखी है, मौलिक कर्तव्य में आता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखी गई है। यानी कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। मौलिक कर्तव्य भाग 5 में दिए गए हैं। भाग 4 में क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखिएगा, पहले भाग में क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और दूसरे में नागरिकता। ठीक है, और तीसरे में मूल अधिकार, चौथे में डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, और 5वां मौलिक अधिकार। ध्यान रखिएगा, 5वें में क्या है? मौलिक अधिकार, यानी कि 5A, याद रखिएगा 5A। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। ठीक है, भारत का एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट। कब हुआ था? 2002 में। तो जो शिक्षा का अधिकार था इसको क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। और किसके अंतर्गत? 21A, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है आपका किसकी स्वतंत्रता? भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 तक क्या है? अनुच्छेद 29 से 30 तक क्या है आपका? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। किसको? माइनॉरिटीज को। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर आपको बहुत ही आसानी से पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रेसिडेंट थे। BN राव, सर BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है? तो इसका उत्तर हमारा होगा सी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है? ठीक है, और भी अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 21 में क्या गया है? जीवन की स्वतंत्रता। क्या? जीवन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? कि आप किसी भी बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी कारखाने या ऐसी जगह नहीं काम करवा सकते हैं जो अमानवीय हो या दयनीय हो। ठीक है, देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका उत्तर है हमारा सी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक क्या है हमारा? जैसे ठोस धातुएं हैं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका कैल्शियम सल्फेट क्या है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट एक जल शुष्क होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या है? बताइएगा जरा। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा है और सोडियम क्लोराइड आपका जो खाने का नमक है। ठीक है, याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 29 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है, यानी कि प्योर गोल्ड का परसेंटेज कितना है? तो प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, तो डिवाइड कर लीजिए तो हमारा उत्तर आ जाएगा 75। ठीक है, 75% गोल्ड होता है और 25 में क्या मिलाते हैं? या तो चांदी मिलाते हैं, ठीक है, या फिर तांबा, ठीक है, कॉपर मिलाते हैं। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो धातु होती है सोने की बहुत मुलायम होती है, इसको कठोर बनाने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी होता है। ठीक है, संतरे में विटामिन सी होता है। दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जल में घुलनशील विटामिन है। सॉरी, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि एकल का विलोम क्या है? तो एकल का बहुल। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन हिंदी के हैं। दूसरा क्या है? दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प मीन्स अहंकार। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दर्प का अहंकार पर्यायवाची है। ठीक है, दर्प के और पर्यायवाची क्या है? जैसे अभिमान, मद, दंभ, गर्व, घमंड, ये क्या है? दर्प के पर्यायवाची हैं। अगर हम एकल का विलोम की बात करें तो एकल का विलोम हो जाएगा बहुल, या एकल मीन्स अकेला, बहुल मीन्स बहुत सारे लोग। ठीक है,
और पर्याप्त का क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। उपयुक्त का क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त, ठीक है। और अकेला का क्या हो जाएगा, दुकेला, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला मनोहर, क्या हो गया, मन को हरने वाला मनोहर। मर्मांतक क्या हो गया, मर्मांतक जो मन को आकर्षित करे वो हो गया मर्मांतक। और मदमस्त क्या हो गया, मदमस्त जो अपनी धुन में रहने वाला, कहते नहीं कि अपनी धुन में ये तो रहता, मदमस्त यानी मदमस्त हाथी है या मदमस्त लड़का है, ठीक है ये। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कहना, ये इसका क्या है, मुहावरे का अर्थ हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो महत्वाकांक्षा सी हमारा सही उत्तर है। बाकी के जो विकल्प हैं वो एकदम गलत हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न जो थे वो करंट अफेयर से भी पूछे गए थे, कुछ स्टैटिक जीके थी। तो जो मैथ्स के प्रश्न हैं वो हमने छोड़ दिए हैं, उनको मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम जीएस और जीके की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 51 क्वेश्चन है उसमें क्या है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो अगरतला में हुआ है, रांची में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, पटना में नहीं हुआ है। तो यही हमारा उत्तर है। दोस्तों 2021 में जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें 6 राज्यों के 6 शहरों को नामित किया गया था जहां पर लाइट हाउस परियोजना या लाइट हाउस स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शहर थे, एक तो गुजरात का राजकोट था, गुजरात का राजकोट था, ठीक है। लखनऊ था आपका, ठीक है। इंदौर था, इंदौर कहाँ पड़ता है, इंदौर था आपका, ठीक है। रांची था, रांची भी था। अगरतला था, अगरतला कहाँ पे है, त्रिपुरा में। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो 3 ये हो गए और 3 विकल्पों में दिए गए। तो ये 6 शहर थे, लेकिन पटना उसमें शामिल नहीं था। अब आगे बात कर लेते हैं, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो उस समय रिलायंस जियो उस समय की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड थी, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर का है, देख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो पहला देश कौन सा है दोस्तों, पहला देश हमारा घाना, ठीक है। घाना को ये प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। एक प्रश्न छूट गया शायद, अगले प्रश्न, हाँ ये 53 है, 54 आ गया था। तो जो बोल्ड स्कीम है यानी कि बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। अब ड्राउट से समझ में आ गया होगा, परियोजना हाल में किस राज्य में शुरू की गई थी। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये परियोजना उस समय राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके उपलक्ष्य में, जो आज़ादी का 75वां जो महोत्सव था, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव या आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ थी उसके उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला। क्या पूछा गया, भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला कौन है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय कौन थी, शिरीषा बांदला, ठीक है। और दूसरी कौन थी, दूसरी थी कल्पना चावला, भी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी। और एक और महिला थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो थी वो यूनाइटेड किंगडम की क्या थी, उनको नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन वो भी भारतीय मूल की थी। तो अभी तक 3 महिलाएं जो हैं भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। पहली कल्पना चावला, ठीक है, दूसरा सुनीता विलियम्स, ठीक है, और तीसरा हमारा शिरीषा बांदला, याद रखिएगा।
अब ये बताइए जो सिरीसा बांदला थी वो किस कंपनी की तरफ से गई थी, ठीक है। सुनी, जो सिरीसा बांदला थी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। तो जो खेल कूद के विषय हैं उनसे भी एक आध प्रश्न बनता है। तो उस समय कौन थे? सुमित मलिक पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? बाडा ने। अब बाडा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बाडा की फुल फॉर्म क्या है? तो बाडा की फुल फॉर्म क्या है बताएंगे आपका। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि विश्व डोपिंग प्रतिरोधी एजेंसी या विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है। तो वाडा के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। एक नाडा भी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भारत में निगरानी रखती है, ध्यान रख लिएगा, नाडा, ठीक है। नाडा भी निगरानी रखती है हमारे देश में, ठीक है। और विश्व स्तर पर वाडा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? तो कौन सा राज्य था ई कैबिनेट वाला? उस समय जो प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIES शुरू किया गया? तो उस समय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लस, ठीक है, एजुकेशन प्लस। ये शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। और उस समय शिक्षा मंत्री जो थे राम नरेश पोखरियाल निशंक थे, ठीक है। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक थे। इस समय धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उस समय विराट कोहली वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया था? ठीक है, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पोर्टल शुरू किया था। अब आते हैं कुछ स्टैटिक जी के। भारतीय के कितने राज्य भारतीय हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? नेपाल से सीमा साझा करते हैं तो 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। नंबर 1 उत्तराखंड हो गया आपका, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, ध्यान रखिएगा, फिर आपका बंगाल आता है, ठीक है, बंगाल आ गया, फिर सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए असम किस किस से सीमा साझा करता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है। तो देख लीजिएगा, एक प्रश्न ऐसा भी बनेगा जिसमें राजधानियां या मुद्राओं के बारे में पूछा जाएगा कि इस देश की मुद्रा क्या है, इस देश की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की है। दिल्ली जानते ही हैं हमारे भारत देश की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका उत्तर है मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? आपकी केरल की, ठीक है। और जो लक्षद्वीप है वो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। इसका हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? केरला हाईकोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान, दोस्तों एक प्रश्न है कि जो अंडमान निकोबार है वो किस हाईकोर्ट में आता है, किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कोलकाता हाईकोर्ट, ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो? दोस्तों पहले कितनी संख्या थी? पहले आपकी 52 संख्या थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, कब? 2019 में, जिसमें जो एंग्लो इंडियन होते थे, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया। अब वो उनको नामित नहीं किया जाएगा। तो अभी जो संख्या है वो आधिकारिक रूप से 550 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिकतम संख्या 550 है। दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका पता होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न ऐसा बनेगा जिसमें आपका
दिवस के रूप में जरूर पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक और प्रश्न बनता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल है दोस्तों, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन म्यांमार नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो सार्क के कितने देश सदस्य देश हैं? सार्क के 7 सदस्य देश हैं और अफगानिस्तान लेटेस्ट है, यानी कि 8 सदस्य देश हैं। पहला क्या है? बांग्लादेश हो गया आपका, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भारत, ठीक है, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, ये सारे पड़ोसी देश हो गए, अफगानिस्तान। ठीक है, ये सारे पड़ोसी देश हमारे जो सार्क है उसके हिंदी में कहें तो दक्षेण, ठीक है, इसके सदस्य देश हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या संगठन। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2007 में क्या हुआ? 2007 में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है, 2007 में उस समय अध्यक्ष कौन था? भारत था। भारत सार्क का अध्यक्ष था, ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा 2 स्थान है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ये बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, जो अजंता की बात कर लें तो अजंता में जो गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 गुफाएं हैं और एलोरा में 34 है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको नामित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत पहले किया गया था 1983 में। ये गुफाएं जो हैं, जो बौद्ध कला थी, जैन कला थी, जातक कथाएं थी, ठीक है, इनके जो चित्र हैं उनके चित्र उकेरे गए हैं। ध्यान रखिएगा, इनको कैसे बनाया गया है? पत्थरों को काट कर बनाया गया है। ठीक है, पत्थरों में इन गुफाओं को उकेर कर बनाया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? आसाम का है? नहीं है। केरल का? नहीं है। तमिलनाडु का? नहीं है। कर्नाटक का? नहीं है। ये दोस्तों केरल का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ध्यान रख लीजिएगा, जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। तो ध्यान रखते हैं बुध शुक्र पृथ्वी एंड मंगल। ठीक है, इस तरह से क्रम चलता है, तो ध्यान रखिएगा बुध ग्रह जो है वो सबसे नजदीक है और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको जो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उस पर इनको पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में, ध्यान रखिएगा। किस में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो जो पुरस्कार और सम्मान है उससे संबंधित भी जीके पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था और ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या क्या बोला जाता है? गुरुदेव भी बोलते हैं, कवि गुरु भी बोलते हैं, विश्व कवि की भी उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, यानी कि उनके उपनाम हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी पुस्तक थी इनकी? गीतांजलि। गीतांजलि, याद रखिएगा, गीतांजलि इनकी पुस्तक थी। इसके बाद दोस्तों 1930 में सीवी रमन जी को, सीवी रमन जो थे उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। किसमें? भौतिकी में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे थे आज के जीके के प्रश्न। हमने सारे जीके और जीएस और स्टैटिक जीके के सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं इस प्रश्न पत्र के, जो यूपीएससी पेड परीक्षा हुई थी 2021 में। तो
अब हम अगले पार्ट में लाएंगे आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारी अपडेट के लिए, कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक करें अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए हमारे यहाँ से, और हमारा प्रयास आप सफल रहे, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा मोटिवेशन आप ही लोगों से है। धन्यवाद।